Hello and assalamu alaikum. This is Tariq Takir. You are watching my channel. Welcome to my new video. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी एयरलाइन के बारे में जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हुआ करती थी, लेकिन अब फॉल डाउन। तो ये एक ज़माना था कि जब आप पाकिस्तान एयरलाइन इंटरनेशनल को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता था, और ये जो पीआईए का ऑफिशियल स्लोगन है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आपको पता है ये किसने दिया था? जैकलीन कैनेडी ने, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ, जो उनकी फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की। उन्होंने जब लंदन में एक फ़्लाइट पे मौजूद थी पीआईए की, तो जब लैंड हुआ जहाज़, तो शी वाज़ सो एक्साइटेड दैट शी गेव अ हग टू अ पायलट। और जब उनसे पूछा गया कि फ़्लाइट कैसी थी, तो उन्होंने जवाब दिया था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। एंड दैट बिकम द स्लोगन ऑफ द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल। ये वो एयरलाइन थी जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन को स्टैब्लिश करने में हेल्प किया, असिस्टेंस प्रोवाइड की। और आज ये वीडियो का मकसद ये है कि अब से 3 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले, इस एयरलाइन को बेचने के लिए गवर्नमेंट हाथ पाँव मार रही है, और ख़रीदने के लिए मार्केट में कोई बायर नहीं है। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिडिंग के लिए पार्टीज़ आएँ। सिर्फ एक पार्टी इमर्ज करती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है कल को जितनी भी ज़मीन है, फुटपाथ है, सड़कें हैं, जो कुछ बचा है वो प्रॉपर्टी डीलर ख़रीद लेंगे। लेकिन अब एक ही कारोबार है जो रियासत भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, तो इसीलिए वही बिडिंग करेंगे आके। जो प्लॉट बेच रहे हैं वही अब एरोप्लेन उड़ाएंगे। तो उन्हीं उन्हीं की तरफ से ये कहा गया कि ये 10 अरब आप ले लें, यानी 10 बिलियन आप ले लें, और ये हमें दे दें, हमें इसको ऑन करने दें। गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल प्राइस इसकी पहले एम की थी, जो उनका बेंचमार्क था, वो 85 बिलियन था। और कहाँ 85 बिलियन, कहाँ 10 बिलियन। लेकिन अब अगर देखा जाए, ये जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, इन्होंने कहा 10 मिलियन में अगर देना है तो दें, अगर नहीं देना तो आप फिर जिस मर्जी को दे दें। तो क्या ऐसा हुआ कि चंद दिहाइयों में, इन चंद डेकेड्स में, कि एक ऐसी लैंडलाइन जो दुनिया की ट्रेंड सेटर थी, जो लीड कर रही थी एविएशन इंडस्ट्रीज़ को, जो इनोवेशन में सबसे आगे थी, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थी, उसका ये हशर हो चुका है कि एक्यूमुलेटेड डेट की अगर मैं सिर्फ बात करूं, कर्जे की सिर्फ बात करूं, तो इस वक्त 830 बिलियन रुपीस का कर्जा पाकिस्तान की एयरलाइन के ऊपर है। लॉसेस जो हैं वो तकरीबन 700 बिलियन रुपीस के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर इसको हम लोग डॉलर टर्म्स में बात की जाए, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि टोटल लाइबिलिटीज़ वो हैं 2.81 मिलियन डॉलर्स, 3 अरब डॉलर के करीब नुकसान पैदा करने वाली पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन। यहाँ तक ये पहुँच कैसे गई, आज इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ओवरव्यू देते हैं कि पीआईए कैसे स्टैब्लिश हुई, कौन इसका ऑनर था, ये कैसे टॉप पे गई, और कैसे इसका डिक्लाइन फेज आया। इनिशियली 1946 में ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी, ब्रिटिश इंडिया में ऑपरेट करती थी, कलकत्ता में, जो कि उनके एमडी थे एमएस इस्फानी। जब पार्टीशन हुई तो उन्होंने ओरिएंट एयरवेज को कराची में रिलोकेट कर दिया था। जब फ़्लाइट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, जिस बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, जिसकी मेन वजह ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जियोग्राफिकली डिस्टेंस वाज वेरी मच टू कवर। तो इसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि वी नीड ए एयरलाइन ऑफ आवर ओन। उसकी बेसिक वजह डोमेस्टिक नीड को ही पूरा करना था। तो 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मर्जर करती है एयरलाइन के साथ और इस्टेब्लिश करती है। और उसके बाद पहला रूल लंदन का जो है बनाया जाता है इंटरनेशनली, जाके कैरम में और रोम में भी स्टाम ओवर था, जिसका मतलब है कि लंदन जाने के लिए इजिप्ट और इटली से होकर ये रूट इस्टेब्लिश किया गया था। 1959 में नूर खान की तरफ से पीआईए की भागदौड़ संभाली गई और वो एमडी बने। इसको गोल्डन एरा कहा जाता है पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरफोर्स का, क्योंकि नूर खान ने बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए थे, और ये बहुत बड़ी मनी मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन गई। और इसके बाद यही वो टाइम है जब एशिया का पहला बोइंग 707 भी पीआईए ने ऑन किया था, और पहली सर्विस है 707 की वो स्टार्ट हुई। पूरी एशिया की बात की जा रही है, पीआईए वाज लीडिंग बैक देन। लंदन, कराची और ढाका की जो फ़्लाइट्स थी सबसे ज़्यादा लॉन्च की गई। इसके अलावा 1960 की ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ इसमें, और पूरी दुनिया की नज़रें इस एविएशन इंडस्ट्री में थी जो पाकिस्तान में थ्राइव कर रही थी। आगे जाके डिफरेंट अचीवमेंट्स की मैं बात करता हूँ आपसे, तो कराची न्यूयॉर्क का रूट सबसे ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर लिया पीआईए ने। इसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस भी स्टार्ट की गई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिसने एक साल के अंदर 70,000 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, विच वाज ए ट्रेंड सेटर इन इट्स ओन वे।
1962 में पीआईए ने एक रिकॉर्ड बनाया। लंदन कराची की फ़्लाइट कितनी देर में भला मुकम्मल हुई थी? सिर्फ 6 घंटे 41 मिनट्स एंड 51 सेकंड, जो आर्ग्यूएबली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्टिल अनब्रोकन रिकॉर्ड। अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा गया। पीआईए दुनिया का वो पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री पाकिस्तान बना जिसने चाइना में ऑपरेशन शुरू किया। 1964 में बीजिंग में पहली फ्लाइट लैंड होती है पीआईए की। नो अदर कंट्री हैज़ एक्सेस टू चाइना एट दैट टाइम। और आगे जाके अगर लॉजिस्टिकल सपोर्ट की मैं बात करूं तो 1965 में जो जंग हुई उसमें पीआईए ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। पाकिस्तान आर्मी को लॉजिस्टिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और साथ साथ ये कि अगर इसकी मुख्तलिफ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए जो उस वक्त इतना मैसिव था, तो उसमें इनकी केटरिंग कंपनीज थी अपनी, जेट हैंगर्स थे अपने। इसके अलावा पीआईए दुनिया में कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट करने की पहली एयरलाइन में से एक थी। दे हैड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम आईबीएम बैक इन 1968 से 170 तक। इसके साथ साथ अगर मैं ओवरहॉलिंग की अगर बात करूं तो ओवरहॉलिंग की शॉप्स इनकी अपनी थी, सर्विसेज सारी इन हाउस थी, ट्रेनिंग स्कूल्स अपने थे। सो दे हैड ए कंप्लीट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सिर्फ ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं थी जो कि सिर्फ आउटसोर्सिंग के ऊपर ऑपरेट करती थी। दे हैव एवरीथिंग ऑफ देयर ओन। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, इनके मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट थे जिसके अंदर सुपर कॉन्स्टलेशंस हैं, वेस्ट काउंट्स हैं, कन्वेयर्स हैं, DC-S3 से, फोकर F-27 थे। इसके अलावा बोइंग 720 थे। फिर इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स थे। इतना मैसिव और इतना डायनामिक फ्लीट था इनका। दे हैड एवरीथिंग विच वाज अवेलेबल इन दैट मार्केट टुडे। 80s में एमिरेट्स को सेटअप करने के लिए सबसे बड़ी असिस्टेंस पीआईए ने दी थी। एमिरेट्स एयरलाइन जो कि आजकल दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन है, और ये फैक्ट साबित कर देगी, जस्ट मेरा ओपिनियन नहीं है। 80s में जब गल्फ़ ने अपना ऑपरेशन कम किया यूएई में, तो उसके बाद एमिरेट्स को इस्टेब्लिश करना पड़ा और उन्होंने सबसे पहले पीआईए से मदद मांगी थी। पीआईए ने लीज़ में अपने 2 तैयारे लीज़ में दिए थे, और इसके अलावा एयरबस भी थी और पीआईए ने लीज़ पे दी थी। इसके अलावा सिर्फ तैयारी नहीं थे दिए, पायलट्स को भी सप्लाई किया वहाँ पे, और वहाँ पे केबिन क्रू भी भेजा सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और उनके स्टाफ को कराची बुलाया और ट्रेनिंग दी। बट स्टॉपिंग हेयर, आफ्टर दिस समथिंग हैज़ हैपेंड, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का रैपिड डिक्लाइन शुरू हो गया, और अब आकर उसको सस्टेन करना भी गवर्नमेंट के लिए ज़हर बन चुका है, अज़ाब बन चुका है। अब बात करते हैं इसकी डिक्लाइनिंग फैक्टर्स की। लो, पाकिस्तान की सियासी तबाही भी पीआईए की सियासी तबाही को रेप्लिकेट करते हैं। इस तबाही का आगाज़ 1970 जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के बाद हुआ था। इन्होंने इदारों को नेशनलाइज कर दिया गया जब ज़ियाउल हक साहब की रिजीम के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आती हैं और फिर नवाज शरीफ आते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अब आकर जो कुछ भी पीपल्स पार्टी ने किया मैंने उसका अपोजिट करना है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देंगे। और उसका रिज़ल्ट ये हो गया कि ओपन स्काई पॉलिसी ले आए वो, जो कि डिज़ास्टर साबित हुई, क्योंकि उन्होंने अलाउ कर दिया फॉरेन एयरलाइंस को फ्रीली ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान में। अब इससे क्या हुआ, बहुत से कंट्रीज़ इसको अपोज़ करते हैं। इंडिया ने अपोज़ कर दिया इसको। उन्होंने कहा हमारे एयरपोर्ट्स के सराउंडिंग में आप स्पेसिफिक फ़्लाइट्स नहीं ला सकते, और इसके अलावा ये कि फ्री ऑपरेशंस की परमिशन भी नहीं दी उन्होंने। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कहा गया जिसने जो करना है वो करता रहे, हमारी एयर स्पेस का भी इस्तेमाल करें, एयरपोर्ट्स का भी इस्तेमाल करें, और उनको फ्री कंपटीशन दे दिया। हुआ उसमें क्या कि गल्फ़ के पास तो अरबों डॉलर मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पे तेल निकल आया था, ऑयल मनी और पेट्रोल। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बेहतरीन जहाज़ ख़रीद लिए, टेक्नोलॉजी ख़रीद ली, फ़र्स्ट क्लास की जो उनकी टिकट प्राइस थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन इकोनॉमी क्लास की जो टिकट थी उनको पीआई के साथ मैच कर दिया उन्होंने। अब दुनिया की बेहतरीन फ़्लीट और एक तरफ पीआई है, अब आप किसको चूज़ करेंगे अगर बोथ की प्राइस जो है वो सेम है? तो आहिस्ता आहिस्ता जो मार्केट शेयर था पीआईए का वो श्रिंक होना शुरू हो गया। प्राइवेटाइजेशन जब उस दौर में शुरू हो रही थी, तो उसमें ओपन स्काई पॉलिसी की वजह से सारा रेवेन्यू बाहर जाना शुरू हो गया। गल्फ़ की लेन ने पाकिस्तान के पैसेंजर्स को आके परसुएट करना शुरू कर दिया, और रिज़ल्ट ये हुआ अगले ही साल से पीआईए की लॉस मेकिंग का आगाज़ स्टार्ट हो गया। मिड 1980s तक एक साल में 10 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली एयरलाइन लॉस में आ गई। तो थैंक यू नवाज शरीफ, आपने अपने विजन से जिस तरह स्टील मिल का आपने अपना हशर किया,
आपने पीआईए का भी आपने हशर कर दिया। कौम को भी मुबारकबाद जो अभी आर्ग्यू करती है कि उनको सब आता है, वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, बस उनको एक दफ़ा आने दे। उनके साथ ज्यादती हुई है। उनको अगर आप कंपेयर करें बाकी पार्टीज़ के साथ, तो बेशक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा काम किया होगा, उनका रिकॉर्ड इसमें अच्छा होगा, लेकिन उसमें ये मतलब नहीं है कि आपने इसके इदारे ही अपने तबाह कर दे। फेयर रहना चाहिए। आगे चल के दीगर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, चूँकि 17 में इसका आगाज़ हुआ, 90s में ये पीक पे चली गई। हर फैसला सियासी नौयत का हो गया, मैनेजमेंट ने भी सियासी नौयत की हो गई, हर चीज़ एमडी सियासी लगेगा। उससे क्या हुआ कि मेरिट तो कंप्रोमाइज़ हो गया सारे का सारा। और उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल अगर भर्तियां स्टार्ट हो जाती हैं तो परफॉर्मेंस वो दें या ना दें, उनको कोई छेड़ ही नहीं सकता। और ऐसे लोग बैठ जाएंगे जिनका कोई एक्सपीरियंस एविएशन का नहीं है। और यहाँ पर भी यही हुआ। अगला एक और फैक्टर मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से पीआईए बर्बाद हुई, और वो है एजिंग फ्लीट। आपने फ्लीट को अपग्रेड करना ही बंद कर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी पाकिस्तान में आ गई कि अदारों पे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इनको सेव करना है, इनको कंपैरेटिव बनाना है, हमारे आसपास मार्केट में क्या हो रहा है, हमने उनसे सीखना है, इनोवेट करना है। तो एक वक्त में दुनिया को लीड करने वाली एविएशन आहिस्ता आहिस्ता एजिंग फ्लीट बन गया, पुराने जहाज़ हो गए, मेंटेनेंस बर्बाद कर दी गई, एम्प्लॉयज़ बढ़ाते गए, ये नहीं देखा कि चाहिए कि नहीं चाहिए, सिर्फ सियासी बुनियादों पे काम होता गया। क्योंकि 90s में एक ऐसी डेकेड चल रही थी जिसको म्यूज़िकल चेयर कहा जाता है। नवाज शरीफ आ रहा है, बेनज़ीर आ रही है, बेनज़ीर जा रही है, नवाज शरीफ आ रहा है। तो किसने ध्यान देना था इन अदारों को बचाने के लिए? किसी ने इसको नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। और पहला जो फ्लो बैक आया इस पूरी सियासी पार्टी के ओ पीआई के ऊपर था। तो 2005 में फ्लीट को अपग्रेड करने की कोशिश की गई, लेकिन 2006 में लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और अब 600 अरब के करीब, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, पहुंच चुका है। एक और बड़ा फैक्टर लेबर यूनियन का है। हमारे बहुत से लोग गुस्सा कर जाएंगे इस बात का, लेकिन बिल्कुल बुनियादी की बिल्कुल वजह वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सियासी भर्तियाँ होती हैं तो उसकी वजह किसी भी रिफॉर्म की तरफ आगे जाते हुए पहली रेजिस्टेंस ही यूनियन की तरफ से होती है। अगर किसी यूनियन का कोई लेबर है, मेंबर है, अगर आप उसको दे देते हैं तो आप उसको निकाल ही नहीं सकते, वो जितना मर्जी काम कर ले, ख़राब कर ले, आप उसको एहतजाज कर देंगे। उसको अगर आप डिमोटिवेट करेंगे तब आप एहतजाज करना शुरू कर देंगे। तो जब मेरिट ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ नौकरी पक्की रहनी चाहिए, ये फ़िलासफ़ी आ जाएगी, तो उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सिक्योरिटी कांट ड्राइव अ कंट्री। तो ये भी एक बुनियादी वजह रही जिसकी वजह से वर्क फोर्स रिडक्शन में काम नहीं हो सका, अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि आप छेड़ ही नहीं सकते। स्ट्राइक हो जाएगी, यूनियन लेबर आ जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। फिर नून लीग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पीएमएलएन ने पहले दिन से ये सोचा हुआ था कि हमने पीआईए को बेचना है। उनकी ये नीयत ही नहीं थी कि हम लोगों ने इसको रिफॉर्म करना है, इसको ठीक करना है, हम लोग कोई फ्लीट को अपडेट करें, कोई ओपन स्काई पॉलिसी के हम लोग दोबारा से रीनेगोशिएट करें। उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, उनका सिर्फ ये था कि अदारे हमारे पास होने ही नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली उनका ये था कि इनको हमें प्राइवेटाइज करने देना चाहिए। अगर ये काम ही नहीं करना तो फिर आप लोगों ने करना क्या? दूसरी तरफ पीपल पार्टी की बात की जाए तो वो भी सोने पे सुहागा, उनका भला हो, उन्होंने सियासी भर्तियों के अंबार लगा दिए, अपने आदमी लगा के की पोजीशंस पे बर्बादी फेरना शुरू कर दी, जिनका कोई एक्सपीरियंस एविएशन में नहीं था। और भी पार्टीज ने लगाई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो कमाल कर दिया। स्पेसिफिकली जरदारी साहब के अंडर बहुत सी शख्सियात थी, उन्होंने नुकसान पहुँचाया, जैसे अहमद मुख्तार साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे, पॉलिटिकल उन्होंने किए, हायरिंग की। शुजात साहब ने क्या किया, एक जर्मन नेशनल थे बर्न हिंडल नाम के, मैं पता नहीं नाम भी सही बोल रहा हूँ, उनको सीईओ लगा दिया। आप जान सकते हैं उनके दौर में क्या हुआ। इरफान इलाही साहब आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया। ये चंद किरदार हैं जो मैंने सर्च किया और मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने बेरहमा तरीके से सियासी भर्तियां करवाई, और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की वजह से आज धर्म से पीआईए जो है वो नीचे गिर चुकी है। और एक अदारा जिसकी दुनिया भर में मिसाल की जाती थी, जो कि एक प्राइड था कंट्री के लिए, अब वो सब्जेक्ट है एक ह्यूमरी के लिए, मॉकरी के लिए। अगर पर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो आज इन सियासी भर्तियों की वजह से सूरत हाल ये है कि एक एयरक्राफ्ट पे जहां एमिरेट्स के पास, जो कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है, और मैं एमिरेट्स के साथ कंपेयर इसलिए करूंगा आगे जाके भी, यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोगों ने उसको सेटअप करने के लिए हेल्प किया था। सही है। तो
एमिरेट्स के पास एक जहाज़ के ऊपर 200 एम्प्लॉयज़ हैं। पीआईए के ऊपर एक जहाज़ के ऊपर 360 एम्प्लॉयज़ हैं, ऑलमोस्ट दी डबल। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है कि वो आउटसोर्स करते हैं, हम लोग नहीं करते, इसलिए हमारे ज़्यादा है। तो भाई आप भी कर लो। अगर उनका चल रहा है, उनका बिल्कुल सेट चल रहा है, तो आपको किसने रोका है? आप कर लो इस तरह जिस तरह वो कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि डिक्लाइन कर जाएगी आउटसोर्सिंग से, तो उन लोगों की क्यों नहीं कर रही? ये सिर्फ कवर अप है, वरना उनके पास इस चीज़ के लिए कोई जवाब नहीं है। रेवेन्यू का कंपैरिजन तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन अगर करंट सीईओ की बात करें तो वो कहते हैं कि एक साल में 260 बिलियन का नुकसान हुआ करेगा इस एयरलाइन के साथ। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि फ्लीट हमारे पास सिर्फ 32 जहाज़ों की है, जिसमें से कहा जाता है कि 16 जो है वो ग्राउंडेड है। मतलब 24 करोड़ लोगों का एक एटमी ताकत वाला मुल्क, और उसके पास टोटल ऑपरेशनल जहाज़ सिर्फ 16 है। इतने तो मेरे ख्याल में जेम्स बॉन्ड की मूवी में यूज़ हो जाते हैं, जितने इधर पूरे मुल्क में दिए गए हैं। खैर, अगर एजिंग की बात करूं तो पीआईए के जो जहाज़ है उनकी जो एवरेज एज है वो 17 ईयर्स है। और अगर एमिरेट्स में मैं बात करूं तो उनकी जो जहाज़ों की एवरेज एज है वो 10 ईयर्स है। मींस उनके पास ज़्यादा जो है वो कम एज के हैं। अच्छा, वीकली फ़्लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो पीआईए की जो वीकली फ़्लाइट्स हैं वो 350 है, बोथ इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं एमिरेट्स के साथ तो उनकी 3000 है। इसके अलावा अगर एसेट्स की बात की जाए तो रूज़वेल्ट एक होटल है जो कि मौजूद है अमेरिका में। वो पीआईए का बहुत वैल्यूएबल एसेट है, जो कि नूर खान के वक्त एक्वायर किया गया था। 300 मिलियन डॉलर की उसकी वर्थ थी, 2020 में बंद हो गया क्योंकि यहाँ से तो कोई रेवेन्यू इंजेक्ट ही नहीं थे कर रहे उसमें। 80 साल बल्कि 100 साल तकरीबन पुराना वो हो चुका है, बंद कर दिया। अब कहा जा रहा है कि उसको रीबिल्ड किया जाएगा जॉइंट वेंचर के साथ। क्रू के हालात ये हैं कि कैबिन क्रू बाहर के मुल्कों में फ़्लाइट से उतर के गायब हो जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिटर्न इन दिस कंट्री। आज के पाकिस्तान के जो हालात हैं, 14 क्रू मेंबर्स जनवरी 2023 से लेकर अब तक एज वी स्पीक गायब हो चुके हैं। यूरोप की फ़्लाइट्स में ज़्यादातर ये कनाडा में होता है। इनफैक्ट 2022 के अंदर 5 क्रू मेंबर एक ही साल में गायब हो गए थे, और उसके अंदर एक होस्टेस थी फ़ायज़ा मुख्तार के नाम से, जो कि कनाडा में गायब हो गई और 4 साल का बच्चा भी पीछे छोड़ गई। 2020 में अगर बात की जाए तब भी इस तरह के वाक़यात हुए थे। और भी मोस्टली ये टोरंटो में होता है, कनाडा में होता है, उसी फ़्लाइट में ये सब कुछ होता है। अब तो केबिन क्रू में भी ट्रस्ट नहीं रहा लोगों को। अब एक और करतूत का पेटीआई एविएशन के मिनिस्टर ने की। और गुलाम सरवर खान 2020 में पार्लियामेंट में एक एयर क्रैश के बाद ख़ताब करते हुए कहा कि 30% पायलट्स के लाइसेंस ही जाली हैं, फेक हैं। तो आप इंटरनल इंक्वायरी करते, उनको स्पॉट करते और उसके बाद उन पे कोई एक्शन लेते। टीवी में आके ये बयान दे दिया और पूरे दुनिया ने रिकंसीडर करना शुरू कर दिया कि ये कौन से पायलट हैं जो जहाज़ उड़ा के जाली डिग्री वाले यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद से 260 पायलट थे टोटल, और जिनके फेक लाइसेंस उन्होंने कहा था कि थे, और 150 को ग्राउंड कर दिया गया। लेकिन ये भी नहीं पता कि ये बात सच्ची है कि नहीं है, और इससे भी हमारी बहुत अच्छी इमेज जो है वो बिल्ड की गई थी। अब आर्ग्यूमेंट होता है जी कि करना क्या है। अब करना ये है कि अब आके अगर कोई ये कहे कि ये इदारा हुकूमत के पास है इसलिए ये सही नहीं हो सकता, तो ना मुझे लगता है वो सलूशन है, ना प्राइवेटाइजेशन सलूशन है। ले जी, अब बात करते हैं इसको बचाने की, इसको कैसे बचाया जा सकता है। मैं बहुत बड़ा कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक हम 3 से 4 काम कर सकते थे और हम लोग इस पीआईए को बचा सकते थे। सबसे पहला सलूशन अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनसे हम लोग थोड़ा सारा कैपिटल ले सकते थे और अपने कुछ शेयर पीआईए के उनको सेल कर सकते थे। नंबर 2 सॉल्यूशन ये है कि हम लोग रीनेगोशिएट करते ये ओपन स्काई पॉलिसी को, ताकि कंपटीशन ख़त्म हो जाता, कम हो जाता और लोगों को पीआईए के ऊपर ट्रस्ट आता और पीआईए को वो यूज़ करते। नंबर 3 सॉल्यूशन मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को अपने फ्लीट को एडवांस करना चाहिए था, इसको एक्सपेंड करना चाहिए था। लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर आता कि न्यू टेक्नोलॉजी है, बेटर एयरक्राफ्ट्स हैं, बेहतर रीच है। और चौथी अगर बात करूँ तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमें बेहतर करना चाहिए था, ताकि हमारे पास इतना कैपिटल होता है कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते और इनको सब्सिडाइज़ कर सकते, तब तक जब तक ये खुद अपने पाँव में खड़ा ना हो जाए। खैर, अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी, अभी भी हम लोग कर सकते हैं अगर तो हम लोग नीयत बांधे तो। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको जल्दी से पता लग जाए। हमें दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।